देख रहे हैं हमारी खास पेशकश साइकिल का सुरीला शंखनाद। जी हां, सुरीला शंखनाद इसलिए क्योंकि यूपी विधानसभा चुनाव में महज 6 महीने का वक्त बचा है और ऐसे में समाजवादी पार्टी ने अपना चुनावी गीत लॉन्च किया और इसी गीत के साथ सुरों को साधने वाली गायिका काजल निषाद भी समाजवादी हो गई। चुनावी बरस में लगातार यूपी का सियासी पारा बढ़ रहा है, कहीं सम्मेलन हो रहे हैं, कहीं मिलन हो रहे हैं और इन सब के बीच जब विपक्ष की तरफ से हुंकार भरी जा रही है तो यूपी का माहौल सियासी हो उठा। सपा ने साइकिल यात्रा से मानो चुनावी शंखनाद कर दिया तो वहीं धीरे धीरे ही सही बढ़ने लगा है सपा का सियासी कुनबा। पानी सड़कें होंगी, वृद्धा विधवा पेंशन होगी, फ्री दवाई सुविधा होगी, फ्री पढ़ाई शिक्षा होगी, फ्री सिंचाई नहरें होंगी, खाद बीज की राहत होगी, सही फसल का दाम होगा, काम होगा, काम होगा, काम होगा, काम होगा, 2022 में काम होगा। अवध की गलियां और उस गलियों में सुनाई देने लगी दस्तक सियासत की, जो करती हैं इशारा विधानसभा चुनावों की तरफ कि वक्त कम है और काम ज्यादा। ऐसे में सियासी सक्रियता सड़कों पर नजर आने लगी तो वहीं बढ़ने लगा सपा का सियासी कुनबा। भोजपुरी कलाकार काजल निषाद ने सपा का दामन थामा तो वहीं पूर्व राज्यसभा सांसद राजपाल सैनी के साथ साथ अरुण कुमार निषाद भी पार्टी में शामिल हुए तो वहीं महामंडलेश्वर सत्यानंद महाराज भी सपा में शामिल हुए हैं। बहुत लंबी सूची थी, बड़ी संख्या में नेता हैं, अनुभवी नेता जो आज पार्टी में शामिल हो रहे हैं। सबका नाम लेना संभव नहीं था। कुछ साथी यहाँ बैठे हैं, कुछ साथी दूसरे हॉल में भी बैठे हैं। काजल निषाद जी और इनके साथ भी बड़ी संख्या में इनके समाज के लोग, इनसे जुड़े हुए लोग, इनसे प्रभावित लोग, और न केवल यहाँ पर जो कम संख्या में आए हैं लेकिन बड़ी संख्या में जहाँ जहाँ इनका कार्य क्षेत्र है वहाँ पार्टी में शामिल हो रहे हैं। मैं उन सभी साथियों का बहुत बहुत स्वागत और बधाई देता हूँ। इस बरस के 8वें महीने में सियासत में साइकिल वाला दाव नजर आया, जहां मौका था जन्मदिन का, ठिकाना समाजवादी पार्टी दफ्तर और नजर थी 2022 पर। 22 के लिए बाइसिकल की बजाय घंटी, आगे आगे अखिलेश, पीछे पीछे नेताओं की पंक्ति। 2022 में होने वाले चुनावों के मद्देनजर ये तस्वीरें बेहद अहम हो जाती हैं, जो लखनऊ में 4 अगस्त को देखने को मिली। तस्वीरें लखनऊ में मौजूदा सपा मुख्यालय के अंदर की थी, जहां से अखिलेश यादव ने सपा साइकिल यात्रा का आगाज किया और इस दौरान हजारों की तादाद में पहुंचे सपा कार्यकर्ताओं ने उनके साथ साइकिल पर सवार होकर 2022 के संग्राम का बिगुल फूंका। अखिलेश यादव ने साइकिल यात्रा के जरिए विरोधियों को अपनी ताकत दिखाने की पूरी कोशिश की और साफ साफ संदेश दिया कि अब से समाजवादी पार्टी जमीन पर उतरकर भाजपा का मुकाबला करने के लिए पूरी तरह से तैयार है। अखिलेश यादव की साइकिल यात्रा सपा पार्टी मुख्यालय से शुरू होकर जनेश्वर मिश्रा पार्क पर जाकर खत्म हुई। साइकिल यात्रा के आगाज के साथ ही अखिलेश यादव ने अपने तेवरों से साफ कर दिया कि इस बार विधानसभा चुनाव बेहद दिलचस्प होने जा रहे हैं। अखिलेश यादव ने जहां एक तरफ 400 सीट जीतने का दावा किया तो वहीं यूपी के नंबर 1 होने के भाजपा के दावे पर भी अखिलेश यादव ने तंज कसा। आने वाले समय में हो सकता है जनता समाजवादियों को 400 सीटें भी जितवा दे। अभी तक तो हम 350 बोलते थे, लेकिन जिस तरह की नाराजगी जनता के बीच में है, हो सकता है 400 सीटें जीत जाए। तो देश के करोड़ों कुपोषित बच्चों में सबसे ज्यादा है कुपोषित बच्चे। अगर कहीं हैं, कुपोषण के शिकार कहीं बच्चे हैं तो उत्तर प्रदेश में उत्तर प्रदेश सबसे नंबर 1 पर है। उत्तर प्रदेश 1600 से अधिक अध्यापकों की मौत को सिर्फ 3 बताने में नंबर 1। उत्तर प्रदेश रोजगार मांगने वाले विद्यार्थियों पर लाठी चलवाने में नंबर 1। उत्तर प्रदेश 70 लाख नौकरी देने का वादा करके अपने वादे से पलट जाने में भी नंबर 1। उत्तर प्रदेश बड़े बड़े पोस्टर होर्डिंग लगाकर अपनी नाकामी को छिपाने में नंबर 1। कस्टोडियल डेथ, जुडिशियल डेथ में नंबर 1। झूठ बोलने में नंबर 1। इस दौरान अखिलेश यादव ने भाजपा के मैनिफेस्टो को मनीफेस्टो करार दे दिया। साथ ही आरोप लगाया कि भाजपा विकास का दावा जरूर करती है, लेकिन भाजपा में काम की संस्कृति नहीं है। मैनिफेस्टो नहीं, मनीफेस्टो बनाते हैं। इनके लिए पॉलिटिक्स बिजनेस है।
और जैसे जैसे चुनाव करीब आ रहा है तो सोचिए पिछड़ों पर, दलितों पर, मुसलमान भाइयों पर प्यार दिखा रहे हैं। पूरे 4.5 साल इनको बर्बाद किया, इनके लिए कोई फैसला नहीं लिया, ना काम किया, न्याय किया, उत्पीड़न किया, जेल भेजा। और आज जब चुनाव करीब आ रहे हैं तो उनके करीब जाना चाहती है भारतीय जनता पार्टी का धोखा इन वर्ग के लोगों ने देखा है और समझा है। बीजेपी की कोई काम करने की संस्कृति नहीं है, और अगर काम करने की संस्कृति रही होती तो शायद कुछ काम किए होते। आज भी वही समाजवादियों के काम उद्घाटन किए जा रहे हैं, नाम बदले जा रहे हैं। जनेश्वर मिश्रा की जयंती पर सपा की साइकिल यात्रा में जहां लखनऊ में पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने मोर्चा संभाला, तो वहीं कन्नौज में उनकी पत्नी डिंपल यादव ने साइकिल यात्रा को हरी झंडी दिखाई। इस दौरान डिंपल यादव ने भी भाजपा पर आरोप लगाए और दावा किया कि जितना काम अखिलेश यादव की समाजवादी सरकार ने नहीं किया था, उतना काम किसी पार्टी ने नहीं किया। लखनऊ में सपा की साइकिल यात्रा का आगाज खुद पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने किया, तो वहीं कन्नौज में साइकिल यात्रा का जिम्मा उनकी पत्नी डिंपल यादव ने संभाला। इस दौरान सैकड़ों की तादाद में सपा कार्यकर्ता साइकिल यात्रा में हिस्सा लेने पहुंचे थे और उन्हें डिंपल यादव ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। कन्नौज पहुंची डिंपल यादव ने सबसे पहले सपा की कद्दावर नेता जनेश्वर मिश्रा की फोटो पर फूल चढ़ाए और उन्हें श्रद्धांजलि दी। इसके बाद वो बसनुमा रथ की छत पर पहुंची और यहां से उन्होंने सपा कार्यकर्ताओं की साइकिल यात्रा को रवाना किया। इस कार्यक्रम में सैकड़ों की तादाद में सपा के कार्यकर्ता पहुंचे थे, जिन्होंने डिंपल यादव के समर्थन में नारेबाजी की। इस दौरान डिंपल यादव ने यूपी की भाजपा सरकार पर जमकर आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि कोरोना काल में योगी सरकार पूरी तरह से फेल रही और सरकार ने अपनी नाकामियों को छिपाने के अलावा कोई काम नहीं किया है। सरकार कोई कार्य नहीं कर रही, सरकार खाली एक कार्य कर रही है, खाली छुपाने का कार्य कर रही है। जो भी घटनाएं होती हैं आपने कोरोना काल में भी देखा होगा, और कन्नौज ने भी बहुत परिस्थितियों का सामना किया है। लोगों ने अपने परिजनों को खोया है, ऑक्सीजन की कमी रही है, दवाइयों की कमी रही है, कोई व्यवस्था नहीं रही है। सरकार क्यों आती है? सरकार इसलिए आती है, जनता इसलिए चुन के भेजती है सरकारों को कि वो जनता के लिए काम करे। डिंपल यादव ने भी आरोप लगाया है कि योगी सरकार में महिलाओं पर अत्याचार बढ़े और ऐसी सरकार को हटाने का वक्त अब आ चुका है। जिस तरह का उत्पीड़न ब्राह्मणों का ही नहीं हो रहा है, सभी जातियों का, सबका हो रहा है, सभी महिलाओं का, हमारे युवाओं का उत्पीड़न हो रहा है, जिनको नौकरी नहीं मिल रही है। तो मैं समझती हूँ आज एक सही अवसर था, आज जनेश्वर जी की जयंती थी, और मुझे पूरा विश्वास है कि आने वाले समय में हम एक भारी बदलाव देखेंगे। अखिलेश यादव ने लखनऊ से तो कन्नौज से डिंपल यादव ने साइकिल यात्रा के जरिए योगी सरकार को घेरने की कोशिश की और अपनी अंदाज से बयां कर दिया कि जरूर आने वाले वक्त में गर्मी नरमी दिखाए, लेकिन उत्तर प्रदेश का सियासी पारा अपने चरम पर होगा और उसकी तपेश में जो तपेगा वही यूपी की गद्दी पर राज करेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी गंगा। समाजवादी पार्टी ने सड़क पर उतरकर सियासी सक्रियता क्या दिखाई, सियासतदानों के बीच खलबली मच गई। अखिलेश यादव की साइकिल यात्रा जरूर सपा दफ्तर से जनेश्वर मिश्र पार्क तक रही, लेकिन निगाहें 2022 पर थीं और सपा के सियासी दांव का जवाब भाजपा और बसपा ने अपने ही अंदाज में दिया। यानी कि कुल मिलाकर 2022 से पहले यूपी में पॉलिटिकल एक्सरसाइज हो रही है। – 2022 से पहले पॉलिटिकल एक्सरसाइज, चुनाव है करीब, बाकी कई सरप्राइज। कई मुद्दों पर लगातार विपक्ष सरकार पर हमलावर नजर आया, लेकिन विपक्ष की सक्रियता सड़क पर यूं नजर नहीं आई जो 4 अगस्त की सुबह लखनऊ की सड़कों पर दिखी। मौका जनेश्वर मिश्र जयंती का था और नजर थी सत्ता के गलियारे पर। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने 4 अगस्त को सपा साइकिल यात्रा के जरिए चुनावी हुंकार भरी, तो वहीं कन्नौज में डिंपल यादव भी अलग तेवर में नजर आई। अलग अलग जगह, अलग अलग चेहरे, लेकिन निशाने पर रही सरकार। सिर्फ सपा साइकिल यात्रा का दायरा लखनऊ या फिर कन्नौज तक सीमित नहीं रहा, बल्कि चुनावी बरस में अखिलेश यादव ने साइकिल यात्रा के जरिए मानो अपनी पार्टी की तरफ से अघोषित चुनावी शंखनाद कर दिया था। यूपी के अलग अलग जिले में सपा ने अपने अलग अलग दिग्गजों को मैदान में उतार दिया था, जिसमें साफ दिख रहा था कि साइकिल यात्रा के जरिए सपा क्या संदेश देना चाहती है। अखिलेश यादव खुद लखनऊ में मौजूद थे, तो उनकी पत्नी और पूर्व सांसद डिंपल यादव कन्नौज में,
प्रदेश अध्यक्ष नरेश उत्तम पटेल बरेली में, अखिलेश यादव के चचेरे भाई अक्षय यादव फिरोजाबाद में, पूर्व मंत्री अरविंद सिंह गोप बाराबंकी में और बाहुबली पूर्व सांसद रमाकांत यादव आजमगढ़ में मौजूद रहे। तो सपा की साइकिल पूरे प्रदेश में दौड़ी। अब हम आपको इसकी 8 और तस्वीरें दिखाते हैं। दरअसल गोरखपुर, आगरा, फिरोजाबाद, बरेली, गोंडा, मुरादाबाद और आजमगढ़ में सपा नेताओं और कार्यकर्ताओं ने साइकिल चलाकर 2022 में परिवर्तन का संदेश दिया। एक तरफ सियासी साइकिल उत्तर प्रदेश की सड़कों पर फर्राटा मार रही थी, तो वहीं दूसरी तरफ दुश्मनी से सियासी दोस्ती और फिर दोस्ती से सियासी दुश्मनी की तरफ बढ़ चुके चेहरे भी सामने आए। पहली ही फुर्सत में ट्विटर की चिड़िया के जरिए संदेश बसपा सुप्रीमो का सामने आया और वो संदेश कम, सपा की साइकिल यात्रा पर निशाना ज्यादा था। मायावती ने ट्वीट कर सपा के ब्राह्मण प्रेम को लेकर तंज कसा और उन्होंने लिखा कि बीएसपी की प्रबुद्ध वर्ग विचार संगोष्ठी की यहाँ यूपी के जिलों में अपार सफलता के बाद सपा को अब श्री जनेश्वर मिश्र और भाजपा सरकार द्वारा सताए हुए उनके समाज की याद आई। ये सब इनकी राजनीतिक स्वार्थ और सस्ती लोकप्रियता के लिए नाटकबाजी नहीं तो और क्या है। एक तरफ सपा की सियासी सक्रियता ने बसपा को अलर्ट कर दिया, तो वहीं भाजपा भी फ्रंट फुट पर आ गई और सपा साइकिल यात्रा के जरिए अखिलेश यादव पर निशाना साधा। कोई भी घटना हुई, जितनी सख्ती के साथ कार्रवाई उत्तर प्रदेश की सरकार ने की है, उसने देश को भी रास्ता दिखाने का काम किया है। अपराधी कोई है तो बच नहीं सकता आज की तारीख में। इसी बात की दिक्कत इन लोगों को है। जनता इस बात को महसूस कर रही है कि पिछले 4.5 वर्षों से अखिलेश वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं, कहीं सड़क पे उनको लोगों ने देखा नहीं। और योगी आदित्यनाथ जी लगातार पिछले 4.5 वर्षों से, चाहे कोविड रहा हो, चाहे कितनी बड़ी वैश्विक चुनौती रही हो, एक एक जिले में हॉस्पिटल्स का निरीक्षण, कोविड सेंटर का निरीक्षण, या जिस तरीके से लगातार उनके दौरे चल रहे हैं, तो अब स्वाभाविक है कि जनता ये समझ चुकी है कि वर्क फ्रॉम होम करने से निश्चित तौर से ये साइकिल चलाने से कुछ होने वाला नहीं। समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव जी ने कहा है कि आगामी विधानसभा में उनकी 400 सीटें आएंगी। 400 के 10 से भाग दे दीजिए, हुआ 40। पिछली बार तो 46 पाए थे, अब की बार 40 से नीचे आएंगे। साइकिल यात्रा के जरिए अखिलेश यादव ने यूपी विधानसभा चुनाव की बिसात पर अपना पहला कदम चल दिया। पहले ही कदम से उन्होंने पूरे प्रदेश में पार्टी की ताकत दिखाने की कोशिश की, साथ ही भाजपा को आरोपों के चक्रव्यूह में फंसाने की कोशिश भी करते वो नजर आए। हालांकि ये भी सच है कि 2022 के रण में सपा की राह उतनी भी आसान नहीं है जितना दावा अखिलेश यादव कर रहे हैं। ऐसे में सपा को जनता का कितना समर्थन आने वाले वक्त में मिलता है, ये देखने वाली बात होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी गंगा। और अब बात करते हैं, हर जात पर नेता बैठा है, अंजाम चुनावी क्या होगा। जी हां, एक तरफ यूपी की सियासत पारा लगातार गरमा रहा है, तो वहीं सियासी दल अपने अपने हिसाब से मुद्दों को तलाश रहे हैं। और यूपी विधानसभा चुनाव के दौरान सबसे ज्यादा गरमाने वाला सियासी मुद्दा एक बार फिर से केंद्र में आ गया है, जाति। जी हां, अलग अलग सियासी दल जरूर वैचारिक मतभेद होने का दावा करें, लेकिन बात जाति की होती है तो सियासत का सूर एक सा जाता है। ओबीसी जनगणना का मुद्दा कुछ ऐसा है जिसका समर्थन हर दल कर रहा है और इस पर शुरू हुई गजब सियासत। उत्तर प्रदेश में चुनावी बिगुल बजने में सिर्फ 6 महीने का वक्त बाकी है और सारे राजनीतिक दल अपने अपने हिसाब से तय कर रहे हैं मुद्दे कि किन मुद्दों के सहारे वो सियासी नैया पार कर पाएंगे। और जब बात यूपी की हो तो मुद्दे और चुनावी गणित जाति की पाती पकड़ लेते हैं और उसी पाती में छिपे संदेश को अपने अपने हिसाब से परिभाषित करते हैं। ओबीसी जनगणना की जंग में मायावती की एंट्री, सपा के बाद अब बसपा ने भी उठाई मांग। राजभर पहले से कर रहे हैं ओबीसी जनगणना की मांग, जिसकी जितनी संख्या उसकी उतनी हिस्सेदारी। एक ऐसा ही मुद्दा है जो इन दिनों एक बार फिर से यूपी की सियासत में एंट्री कर चुका है, जाति आधारित जनगणना का। यूं तो कई दल लंबे समय से सरकार से मांग कर रहे हैं
कि ओबीसी वर्ग की जनगणना कराई जाए, ताकि ये पता चल सके कि पिछड़े तबके की वास्तविक आबादी क्या है। मकसद ये है कि अगर तादाद अनुमान से ज्यादा निकली तो फिर राजनीति का फॉर्मूला भी बदल जाएगा। आरक्षण में हिस्सेदारी बढ़ाने पर भी सोचना होगा। पिछड़े समाज के बीच इस मुद्दे पर वोट की गोलबंदी न हो जाए, इसलिए बसपा सुप्रीमो मायावती ने भी इस मांग का समर्थन कर दिया और इसके लिए बकायदा मायावती ने ट्वीट किया। देश में ओबीसी समाज की अलग से जनगणना कराने की मांग बीएसपी शुरू से ही लगातार करती रही है और अभी भी बीएसपी की यही मांग है। और इस मामले में केंद्र की सरकार अगर कोई सकारात्मक कदम उठाती है तो फिर बीएसपी इसका संसद के अंदर और बाहर भी जरूर समर्थन करेगी। विधानसभा चुनाव के ठीक पहले मायावती ने जिस तरह से ये मांग उठाई है, उससे काफी हद तक साफ है कि उनकी नजर आने वाले वक्त में उस ओबीसी वोट बैंक पर है जिसकी तादाद राज्य में सबसे ज्यादा होने का दावा किया जा रहा है। दरअसल देश में ओबीसी वर्ग की तादाद 50% से ज्यादा होने का दावा किया जाता है। यूपी में ओबीसी वर्ग के लोगों की तादाद 36% से लेकर 38% है। ओबीसी वर्ग चुनाव में हार और जीत तय करता है, यानी ओबीसी वोट बैंक का भरोसा जो भी पार्टी जीतेगी, विधानसभा चुनाव में उसे उतना फायदा मिलेगा। वहीं मायावती पहली नेता नहीं है जिन्होंने ये मांग उठाई है। समाजवादी पार्टी और ओम प्रकाश राजभर की सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी लंबे अरसे से ओबीसी जनगणना की मांग उठा रहे हैं और इन दोनों का सरकार पर आरोप है कि लाख कोशिश के बाद भी सरकार उनकी बात मानने को तैयार नहीं है। तो उत्तर प्रदेश में और पूरे देश के लिए हमारी मांग है कि जातीय जनगणना होनी चाहिए। सब जातियों को लगता है कि वो संख्या में ज़्यादा हैं और उनके हिसाब से उनको हक नहीं मिल रहा, जबकि सरकारी नौकरियों की परसेंटेज बहुत कम रह गई टोटल रोजगार में। तो इसलिए जातीय आधार पर जनगणना हो, सब जातियों की गिनती हो और जो जिसकी जितनी हिस्सेदारी है जनसंख्या में, जिसका जितना संख्या है उसके हिसाब से उन सबको सब स्कीम्स योजना में उनका हिस्सा दे दिया जाए। इससे ये रिजर्वेशन की लड़ाई जो आपस में समाज को लड़ाने की कोशिश कर रहे हैं लोग, वो खत्म हो जाएगी। देश की जातिवार जनगणना नहीं हो रही है। जब तक जातिवार जनगणना नहीं होगी तब तक देश में हिस्सेदारी बराबर नहीं मिलेगी। तो एक जातिवार जनगणना कराने के लिए हम परेशान हैं कि देश में जातिवार जनगणना हो जाए ताकि सबको बराबर हिस्सा मिले, सम्मान मिले। एक तरह से देखा जाए तो यूपी विधानसभा चुनाव में जीत की चाबी राज्य के ओबीसी वोट बैंक के पास है। ऐसे में चुनाव करीब आते ही ये तमाम सियासी दल एक सुर में ओबीसी जनगणना की मांग उठा रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी गंगा। अगस्त का महीना इतिहास के पन्नों पर अंकित होकर देता है गवाही कि जब जब बदलाव की बयार आई तब फैसले इसी महीने में लिए गए हैं। अगस्त क्रांति से लेकर 15 अगस्त तक इतिहास बदलाव बताता है। पिछले बरस के 5 अगस्त को राम मंदिर जन्मभूमि का पूजन हुआ, तो वही 5 अगस्त को अयोध्या की धरती से पीएम मोदी ने शुरू की अन्न क्रांति। जो लड़ाई है भुखमरी के खिलाफ जन जन तक खाना पहुंचाने की, देखिए अयोध्या का राम पथ, लखनऊ का विजय पथ। अयोध्या नगरी भगवान श्री राम की, अयोध्या नगरी शांतिपूर्ण विश्राम की, अयोध्या जहां चित होता है प्रफुल्लित, अयोध्या जो स्वयं में समेटे है पौराणिक इतिहास, अयोध्या जो केंद्र है धर्म का। उसी अयोध्या की गलियों में क्रांति का बीज बोया गया। ये क्रांति अन्न की क्रांति। इतिहास के पन्नों को पलटकर देखिए तो अगस्त क्रांति का जिक्र जुबान पर बरबस आता है, जिसमें अंग्रेजों के खिलाफ फूंकी गई थी बिगुल। ये संयोग मात्र ही है कि महीना अगस्त का है। जगह अयोध्या और नींव रखी गई एक और क्रांति की, अन्न क्रांति, जो भुखमरी के खिलाफ सबसे बड़ा आंदोलन है। 5 अगस्त को अयोध्या की धरती से हुआ अन्न क्रांति का आगाज, जिसकी शुरुआत की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और सीएम योगी आदित्यनाथ ने। पीएम मोदी और सीएम योगी ने गरीबों के कल्याण की हर योजना को दोहराया, एक एक कर आंकड़े गिनाए, गरीबों की बात की, किसानों की बात की, युवाओं की बात की, रेहड़ी पटरी वालों के लिए चलाई जा रही योजनाओं का हिसाब दिया। कुल मिलाकर ये साबित करने की कोशिश हुई कि गरीबों के कल्याण के काम में हमारी सरकार से बेहतर कोई नहीं। तो वहीं ये भी साबित किया गया कि सरकार की पूरी मदद सीधे गरीबों की थाली में पहुंचती है।
और ऐसा करने में यूपी सबसे आगे है। दिल्ली के सिंहासन का रास्ता यूपी से होकर गुजरता है। इसका सपना देखने वाले तो बहुत लोग आए और गए, लेकिन ऐसे लोगों ने कभी ये याद नहीं रखा कि भारत की समृद्धि का रास्ता भी यूपी से होकर ही गुजरता है। अयोध्या के अन्य महोत्सव में मौजूद थे मुख्यमंत्री योगी और दिल्ली से पूरे यूपी के गरीब कल्याण अन्न योजना के लाभार्थियों से संवाद में जुड़े थे पीएम मोदी। प्रधानमंत्री ने यूपी के गरीबों, किसानों और जरूरतमंदों के लिए उठाए गए कई बड़े कदमों का जिक्र करते हुए कहा कि डबल इंजन की सरकार गरीबों के प्रति समर्पित है। 4 लाख से अधिक किसान परिवारों को उनकी उपज का लगभग 24,000 करोड़ रुपए सीधे उनके बैंक अकाउंट में पहुंचाया गया है। साथियों, केंद्र और उत्तर प्रदेश की डबल इंजन सरकार सामान्य जन की सुविधा और सशक्तिकरण के लिए निरंतर प्रयासरत है। यूपी में अभी तक 17 लाख से अधिक ग्रामीण और शहरी गरीब परिवारों को अपने पक्के घर स्वीकृत हो चुके। पीएम मोदी ने गरीबों के कल्याण की हर योजना का यूपी के लिहाज से पूरा हिसाब दिया, बार बार गिनाया कि कितने लोगों को कितनी योजनाओं का लाभ मिल चुका है। प्रधानमंत्री ने गरीबों से संवाद के सीधे बाद विरोधियों पर जैसे चुभते हुए तंज की, उससे 2022 के महासंग्राम को लेकर साफ साफ संदेश दे दिया गया। पीएम ने कहा कि दूसरे दलों ने यूपी को सियासी चश्मे से देखा, लेकिन हमने विकास का अगुवा बनाने के लिए काम किया। उन्होंने विरोधियों पर सिर्फ अपने स्वार्थ की राजनीति का आरोप लगाया। उत्तर प्रदेश को हमेशा राजनीति के चश्मे से देखा गया। यूपी देश के विकास में भी अग्रिम भूमिका निभा सकता है, इसकी चर्चा तक ही नहीं होने दी गई। इन लोगों ने उत्तर प्रदेश को सिर्फ राजनीति का ही केंद्र बनाए रखा। किसी ने वंशवाद के लिए, किसी ने अपने परिवार के लिए, किसी ने अपने राजनीतिक स्वार्थ के लिए यूपी को सिर्फ इस्तेमाल किया गया। इन लोगों की संकीर्ण राजनीति में भारत के इतने बड़े राज्य को भारत की आर्थिक प्रगति से जोड़ा ही नहीं गया। हां, कुछ लोग जरूर समृद्ध हुए, कुछ परिवार जरूर आगे बढ़े। इन लोगों ने यूपी को नहीं बल्कि खुद को समृद्ध किया। प्रधानमंत्री मोदी का यह अंदाज बताने के लिए काफी है कि अयोध्या के जरिए 2022 की रणभूमि की खातिर विरोधियों को कैसा संदेश भेजा गया है। तो वही सीएम योगी ने बार बार दोहराया कि अगर उनकी सरकार को किसी की सबसे ज्यादा फिक्र है तो वो है गरीब। गरीब कल्याण अन्न योजना देश के अंदर 80 करोड़ लोगों को मुफ्त में राशन उपलब्ध कराने का एक बृहद अभियान है और सचमुच कहा जा सकता है कि सदी की सबसे बड़ी महामारी में प्रत्येक उस नागरिक को जो केवल अंत्योदय और पात्र गृहस्थी का राशन कार्ड धारक था, उसे तो यह खाद्यान्न उपलब्ध कराया ही गया, बल्कि अन्य जरूरतमंदों को यह खाद्यान्न प्रत्येक सार्वजनिक वितरण प्रणाली की दुकानों के माध्यम से उपलब्ध करवाने में मदद मिली। मैं इसके लिए आदरणीय प्रधानमंत्री जी का हृदय से आभार व्यक्त करता हूं। यूपी के ग्रामीण इलाके में 15.5 करोड़ से भी ज्यादा लोग रहते हैं। किसानों के कल्याण और गरीबों की ज्यादातर योजनाओं का सबसे बड़ा फोकस गांव पर है। जाहिर है पीएम मोदी और सीएम योगी के अयोध्या से अन्न क्रांति के संकल्प का सबसे बड़ा असर गाँव में होने वाला है। ये विरोधियों के लिए किसी बड़ी चुनौती से कम नहीं। ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी गंगा।